नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग चर्चा करेंगे। अब महिंद्रा लाइफ स्पेस खोले, जो कंपनी रियल एस्टेट के लिए कंपनी कामकाज करती है। इसको कह सकते हैं कि रियल्टी स्टॉक। यहाँ पे देखा गया कंपनी को तो कहती है कि हमारे पास जो प्रोजेक्टेड है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात करें 53 की बात कहती है। 9 सिटीज इन इंडिया में इनका कारोबार है और वहाँ पे इन्होंने ऐसा आंकड़ा दिया कि टोटल इनका नंबर जो एकर्स की बात करती है वो, और 9 इनमें एकड़ की यहाँ पे ऑनगोइंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर की बात या फिर कंप्लीटेड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात, इन्होंने ऐसा डेटा अपना सामने रखा है अपनी वेबसाइट्स के। मैं चर्चा क्यों करूंगा पता है? चर्चा करने के पीछे कुछ वजह है। वजह है, यदि कंपनी के पास ये सब ग्रोथ रेट है, फिर मार्केट में ग्रोथ उस हिसाब से दिखती क्यों नहीं है? ये ऐसी बात तो नहीं कि दिखती कुछ और है, चलती कुछ और है। चलिए आज की लर्निंग हम इससे जानेंगे महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर लिमिटेड को लेकर के, जहां पे हम लोग चार्ट को देखेंगे तो पिछले एक साल में सेम लेवल पे है आज के टाइम की बात। क्यों? क्योंकि इसको कह सकते हैं कि जिस प्राइस पे एक साल पहले था, उसी प्राइस के आसपास अभी भी है। और जबकि उस प्राइस से थोड़ा सा इनकी प्राइस में गिरावट भी दर्ज करती है। और सितंबर का रिजल्ट भी आ चुका है कंपनी। रिजल्ट के इम्पैक्ट क्या दर्शाती नजर आती है, उनकी भी चर्चा करेंगे सबसे पहले। और कुछ पार्टों को हम लोग समझेंगे, उसके लिए कुछ बातें बताएं जिसमें कि क्या ये जो हायर टू लोअर के लिए दिखती है, इसको क्या करना चाहिए और किस तरह से रिएक्शंस करना चाहिए, समझना चाहिए किसी कंपनी को। केवल और केवल सेल्स के आंकड़ा के नहीं, केवल स्टॉक की प्राइस भागती हुई नजर नहीं, बहुत कुछ मायने रखता है समझने के लिए। जहां पे देखा गया कंपनी का बुक वैल्यू के बारे में कहते हैं 118 का, और इंट्रिंसिक वैल्यू, यदि रियल एस्टेट की कंपनी है तो इंट्रिंसिक वैल्यू काफी बेटर हो सकता है। क्यों? मैं ऐसा बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इनके पास लैंड्स हो सकती है, बिल्डिंगें हो सकती है, ये कुछ इन्वेंटरीज हो सकती है। तो इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या कहती है एसेट्स की? काफी कम कहता है एज पर द बुक। बट बट करंट सिचुएशन की प्राइस को देखें तो कहती है 513, जो कि कंपनी 52 वीक में हाई की बात में तो 670 तक गया था, और लोअर की बात में तो 474 तक उन्होंने अपने बॉटम बनाया। अर्थात कह सकते हैं इनके पास 500 की लेवल जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करती है। यदि ये ज्यादा गिरती है तो फिर मार्केट के लिए चिंता ही बनेगी, क्योंकि लगातार यहाँ पे बिक वाली का प्रेशर। आखिर कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, इसका भी थोड़ा सा समझने की प्रयास करते रहेंगे। जहां कंपनी का आरओई की बात किया जाए, आरओसी की बात किया तो 4% से 2% की आंकड़ा रिस्पेक्टिवली देखा। अब सवाल है, कंपनी जो रियल्टी की कंपनी है, कंपेरिजन टू द इंडस्ट्रियल के पी से यदि कंपेयर करें तो ये स्टॉक की प्राइस आज भी ओवर वेटेज किस में आती है, लिस्ट में आती है। आखिर ओवर वेटेज है तो क्या और हल्का होगी इसकी प्राइस? जहां तक देखा है इसको उसको हिसाब से कर सकते हैं, जो बाकी कंपनियों के कंपेरिजन काफी ज्यादा है। प्रमोटर्स होल्डिंग 51%, डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड 0.52% की आंकड़ा दिलाती है। अर्निंग अर्निंग पर शेयर इन द फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो करीब 77% के आसपास की अर्निंग करती है। डेट्स टू इक्विटी 0.51, करंट रेशियो का मात्रा भी देखने को मिला है जो कि 1.44 की आंकड़ा दिखाती है। क्यों नहीं, इन सभी कड़ी दर कड़ी हम समझने की प्रयास करते हैं, जिसका मार्केट कैप करीब 8,000 करोड़ के आसपास है। 15 करोड़ 50 लाख इनके पास शेयर्स भी हैं, जो कि लिमिटेड होती है हमेशा। कंपनी 1999 में बनी थी, एंगेजिंग इन द बिजनेस ऑफ द डेवलपमेंट्स ऑफ द रियल एस्टेट रेजिडेंशियल फैसिलिटीज कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस की बात उन्होंने रखी थी। कंपनी महिंद्रा से नाम से जुड़ा हुआ है, और ये महिंद्रा कौन से ग्रुप से जुड़े हुए हैं उसकी भी चर्चा करेंगे आगे चल करके। पहले एक नज़र इनकी रिजल्ट की पार्ट। जहां तक इनके सितंबर तक की रिजल्ट का पार्ट था, कंपनी का कारोबार में ऐसा क्या हुआ जो कि पिछले जून के कंपेरिजन सीधे धड़ाम से गिर गया। यदि क्यू और क्यू के हिसाब से देखें तो बड़ी गिरावट, वाई वाई के बेसिस पे भी गिरावट का सिलसिला बना हुआ नजर आता है। ईयरली डेटा की तरफ देखें तो भी इसमें उस अकॉर्डिंगली अच्छी खासी सेल्स नहीं हुई, लेकिन प्रॉफिट को लेकर के थोड़ा सा
सस्टेन कर पाई है, लेकिन कंपैरिजन टू द बाकी पार्टों से 23 से काफी लंबी गिरावट दर्ज। यदि नंबर में बात करें तो कंपनी नंबर में पूरे के पूरे साल में अभी सितंबर वाले क्वार्टर में जुलाई अगस्त सितंबर में 8 करोड़ की सेल करती है। अब शायद कितना 8 करोड़ की कौन सी सेल है, कितनी दुकानें हैं, कितनी रेजिडेंशियल प्रोजेक्टें हैं, या कितनी बिल्डिंगें उन्होंने बेची है, ये तो आइडिया नहीं। लेकिन इनका पास जो ऑपरेटिंग हुआ उसमें 627% की गिरावट दर्ज कर। इसके अलावा जो कंपनी लगातार एक प्रॉफिट रेस में चल रही थी पिछले 2-3 क्वार्टर से, वहां पे दोबारा क्या हुआ, सितंबर में से पहले भी गिरावट देखने को नुकसान बुक किया था, और आज भी नुकसान। मतलब कंपनी क्या सितंबर सितंबर में नुकसान बुक करती है क्या, मार्केट की सेंटिमेंट खराब करने को लेकर के, या ऐसा कुछ और कहना चाहती है। जहाँ पे ईयरली डेटा की बात और लास्ट 12 महीने के डेटा को देखेंगे तो 300 करोड़ के आसपास तो पहुंचा है, जो कि पिछले साल के कंपेरिजन आधा से भी कम है। प्रॉफिट पार्ट में उससे ज्यादा हो सका है। लास्ट जो 12 महीने के डेटा है वो 120 करोड़ की आंकड़ा को दिखाती है, और इससे पहले भी कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट बुक करके रखा हुआ, जबकि कंपनी के पास अदर सोर्स ऑफ इनकम से ही इनकम आती है। ये बिल्कुल मुझे लगता है कि इनका, यदि सेल्स को देखें तो सेल्स कर क्या रही है, इनका सेल्स क्या बिल्डिंग कर रही है, जैसे सेल्स ऐसा क्या बिल्डिंग में ज़्यादा कॉस्ट लग गया और बिल्डिंग उनको नुकसान में बेचना पड़ रहा है। लेकिन अदर सोर्स ऑफ इनकम वाले पार्ट भी जरा, उसके भी इनकम यदि प्रॉफिट कम हो जाए तो थोड़ा सा चिंता की बात हो जाती है। 301 करोड़ के डेटा में से केवल केवल कितना बचती है, जबकि रिस्क को लेकर देखा गया कि जो रिस्क फैक्टर था इसका, वो जहां 3 महीने में पैसे मिलते थे वहां 6 महीने से ज्यादा हो। यहाँ पे निवेश यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट को शायद ध्यान नहीं रखा जा रहा है क्या, ऐसी बात कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट सोच क्या रही है। मैनेजमेंट यदि उनकी टाइम फ्रेम थी तो उनका कलेक्शन क्यों नहीं आया, 184 दिन गुजरने के बाद की बात करती है, जबकि रिस्क फैक्टर इसके बारे में कहती है जो कर्ज को लेकर के इन्होंने बढ़ाया है और लगातार बढ़ाती नजर आई, जबकि फिक्स एसेट्स इनके पास केवल 23 करोड़ की है। सब इनकी खुद की ऑफिस बिल्डिंग हो सकती है, 23 करोड़ की बात बताती है, जबकि इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ाने के कगार पे चल रही हैं। इन्वेस्टमेंट के तौर पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैश भी अच्छा खासा पड़ा 164 करोड़, 163 करोड़ का रिसेबल भी पड़ा हुआ था। यदि इनको इसके से कंपेयर करके देखें तो यहाँ पे 8 करोड़ का टोटल सेल्स करती है, 163 करोड़ की उधार पड़ी। जो उधार कौन से पार्ट का पड़ा था, पिछले पार्ट का, अर्थात आपने सेल तो कर दिया लेकिन सेल का पैसा नहीं है। ये एक रिस्क की बात कर, और रिस्क की बात इसलिए कहती है क्योंकि टाइम फ्रेम यदि बढ़ जाए तो आंकड़ा उल्टा पड़ जाती है, कई बार बैड डेट्स की सिचुएशन ज्यादा बन जाती है। जबकि यदि आप बैलेंस शीट के केवल और केवल इन डेटा को देख करके संतुष्टि पाते हैं तो इसमें भी संतुष्टि नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रांग होना चाहिए था, उसको कहते हैं स्ट्रांग वीकनेस की बात, कि 37% की अपनी एसेट्स क्रिएट करने के चक्कर में 71% की लायबिलिटी को भी इंक्रीज कर दे। ये इनकी दिशा दिखाती। इसके अलावा देखा जाए तो ईयरली ग्रोथ में कंपनी का जो सेल्स का पार्ट रहा वो लगातार गिरती नजर आई, और खासकर लास्ट 12 महीने की काफी ज्यादा गिरावट थी। प्रॉफिट भले ही बढ़ी लेकिन इनको स्टॉक प्राइस सीजीआर में बिल्कुल ही क्या कर रही है, वेट नहीं दिया जा रहा, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी इनको बिल्कुल वेट नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि ये 4-5% के आसपास ही अटकी पड़ी है। यदि अगले पन्ने को खोले हैं जिसमें कि हमने रिस्क के अकॉर्डिंग तो ये समझा, इसके अलावा जो अलग पार्ट है उसका नाम है इन्वेस्टर। यदि इन्वेस्टर मूव को देखें तो समझ में आती है कंपनी में भले ही यहाँ पे स्टॉक की प्राइस में कई गुने की रफ्तार से गिरावट दर्ज कर, लेकिन यहाँ पे खरीद कौन रहा है और बेच कौन रहा है,
कैसी बात की बात पर देखें, ध्यान दें, तो समझ में आती है कि डीआई ने अपनी पोजीशन को एफआई ने अपनी पोजीशन को बनाई है। और कहाँ से बनाई, कैसे बनाई, तो देखिए। तो यहाँ पे डीआई ने अपनी बिकवाली किया, लगातार बेच के निकलने के, और एक टाइम फ्रेम की डेटा है। इन्होंने 1.25% बिकवाली किया, एफआई ने थोड़ा बहुत पार्ट खरीदा। बाकी डीआई के, सॉरी, जो पब्लिक के पास बर्डन बनी, पब्लिक उतने लेने वाले कहाँ थे, इसलिए मार्केट में क्या हुआ, डिस्काउंट पे बेचना चालू हुआ, जिसकी वजह से ये हमने देखा। टोटल नंबर को निवेशकों की बात किया जाए तो 1,11,000 से ज्यादा निवेशक इस कंपनी में इंटरेस्टेड थे। जबकि इंटरेस्ट के बाद कुछ अलग बात भी किया जाए, यदि कंपनी अपने निवेशकों को लुभाने के लिए कुछ देती लेती भी है। तो कॉर्पोरेट एक्शन में देखें तो कंपनी हर साल अपने निवेशकों के लिए कुछ ना कुछ तो सोचती है। भले आशा पैसे की सोचे, 2021 में बोनस दिया था, 22 में डिविडेंड दिया, 23 में डिविडेंड दिया, 24 में डिविडेंड की पार्ट दिया। मतलब लगातार कुछ न कुछ सोच रही है। इसके अलावा की बात किया जाए तो डीआई में देखा गया कि यहाँ पे डीआई है कौन। कोटक महिंद्रा का नाम सामने निकल के आता है। एसबीआई लॉन्ग टर्म है। एचएसबीसी बिजनेस साइकिल्स फंड की बात कर रही है, और कुछ बड़ी डीआई और भी अवेलेबल है। ऑलमोस्ट यदि पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में कोई भी 1% ज्यादा की होल्डिंग होल्ड नहीं करता है। यदि पीयर्स को कंपेयर करें तो पीयर्स में रखा गया किनको, एनसीसी से या फिर नेशनल स्टैंडर्ड से या महिंद्रा लाइफ थर्ड नंबर इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे देखा गया। जबकि इंटरेस्ट की पार्ट यदि सबसे ज्यादा किसी कंपनी में, जिसका नाम है नेशनल स्टैंडर्ड, अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे 532x की भीड़ है, जिसकी वजह से कैश मार्केट प्राइस 44 तक 100 तक पहुंच चुका है। आगे चलकर कभी कंपैरेटिव रिपोर्ट्स भी पे स्टडी करेंगे, जहाँ पे कुछ कंपैरिजन डेटा लेके आएंगे, एक कंपनी बनाम दूसरी कंपनी का। जहाँ तक कंपनी में निवेशकों के अलावा कुछ अलग अभी पीपीटी की बात किया जाए तो कंपनी ने अपनी अभी महिंद्रा लाइफ स्पेस ने अपनी डिटेल साझा किया है, और साझा करते ही कहा है कि हमारे पास जो पोजीशंस थी उसको लेकर के क्या कहती, जरा उस पर हम एक नज़र समझने की प्रयास करें। कंपनी कहती है हमारे पास जो ग्रुप्स टर्नओवर है वो लगातार 23 बिलियन प्लस की बात कर रही है। एम्प्लॉय की बात करें 2,60,000 से ज़्यादा की बात कर रही है। जो कंट्रीज की बात करती है वो करीब 100 कंट्री से ज़्यादा कंट्री में कारोबार करती है, और 20 इंडस्ट्रीज में इनका कारोबार फैली हुई है। इसके अलावा अपनी एमएलडीएल को पैरिटी पे बेसिस बताया कि हमारे पास लगातार जो 14% था वो 23% बन गया। जो मार्केट कैप था वो लगातार बढ़ती नजर आती है। इसके अलावा महिंद्रा की बात ये भी करती है, और अखन निकल के आती रहती है, कुछ ऐसी बातें निकल के आती रहती है। अरे महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जो है इनकी मेन क्या है, इनकी मेन कंपनी है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनी है उनकी काफ़ी सारी कंपनियां हैं, मेन कंपनी इनकी होल्डिंग वही रही। काफ़ी सारी कंपनी में इनके काफ़ी सारे पोजीशंस हैं। तो ग्रुप कंपनी का उन्होंने डिटेल यहाँ पे साझा किया है। इसको जा करके डिटेल पॉइंटेड व्यू से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। हम कुछ पॉइंटों को जरा लें समझने को लेकर, तो कई जार तो कहती है जो हमारे पास करीब थोड़ा सा मैं कि उन्होंने डिक्लाइन की बात करती है, कई बार चलने की बात करती है, कई बार वैल्यू वैल्यूएशन की बात कर रही है। फिलहाल हमने ट्रेंडिंग क्या देखा, ट्रेंडिंग वेव में कंपनी एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रही थी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल डिक्लाइन कर जाती। क्यों? क्योंकि सेल्स ही नहीं हुआ कंपनी का। जब सेल्स ही नहीं होगा तो मार्केट में सेंटिमेंटल क्या बनेगा, तो अब क्या करूं, क्योंकि मार्केट में ध्यान देने वाली बात है, पूरे के पूरे मार्केट कैप है 8,000 करोड़ का। अब बैलेंस शीट की फिगरों को देखें, 8 करोड़ तो ऐसा नहीं है इन्वेंटरीज को नहीं है। बाकी यदि फिक्स एसेट्स को भी पार्ट को हम देखें, फिक्स एसेट्स पार्ट कुछ है नहीं कंपनी के पास।
इन्वेस्टमेंट भी करीब 1000 करोड़ के आसपास की डेटा की बात कर। कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी नहीं बातें आपस में रिकन्सिलिएशन किया जा सकता है। और हमने केबल और केवल पॉइंटेड व्यू से समझने का प्रयास किया है। जहाँ पे कंपनी, यदि आप स्टैंडअलोन डेटा के बेसिस पे देखें तो कंपनी की रिवेन्यू लगातार कई गुने से घट गई, जबकि ऑपरेशन में एक ऐसा कोई गिरावट नहीं थी। 497% की उछाल आई थी, लेकिन नेट प्रॉफिट में पिछले पीरियड से कंपेयरिंग टू डबल से ज़्यादा की गिरावट दर्ज करती है। और यही इन्होंने आंकड़ा की बात कही है। यदि हम एनालिसिस की बात करूं, बीएससी कंज्यूमर डिस्क्रिप्शंसी और बीएससी रियल्टी से लेकर के, तो कुछ सालों में बेटर परफॉर्मेंस किया था, लेकिन अब इनका परफॉर्मेंस उस लेवल पे बन नहीं पा रहा है। थोड़ा सा हिचकिचाहट के साथ काम तो कर रहा है, लेकिन दोस्तों एक गोल्डन रूल हम लोग समझेंगे जो एक हमेशा अप्लाई होती है। और ये मैं नहीं कहता कि आपने कहाँ पे लिया, कैसे लिया, बिल्कुल नहीं कहता हूँ, क्योंकि मार्केट में सबकी मोटिव है केवल और केवल प्रॉफिट जनरेट करना। प्रॉफिट जनरेट कैसे होगा? जब आप ट्रेंडिंग को फॉलो करेंगे या अपनी खुद की एक प्रिंसिपल बनाएंगे। जिस भी प्राइस पे लिया उसको न्यूट्रल मानते हैं, बॉटम जब जाता है उसको रिस्क फैक्टर मानते हैं। रिस्क कितनी कैपेसिटी है अपने लेने को लेकर के, क्या पिक से लेकर के कितनी परसेंट तक आप कैपेसिटी ले सकते हैं? क्या 10%, 20%, 30% की बात किया जाए? उसके बाद यदि उतना रिस्क है तो रिस्क के साथ एक्सपेक्टेशन भी होगा, ज़्यादा हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग आप परसेंटेज को फिक्स कर सकते हैं, जिसमें कि टर्म होगा, जिसमें पीरियड आप देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको परसेंटेज देखना पड़ेगा, कितनी परसेंट की बात करती हैं। खुद की प्रिंसिपल होगी, खुद की डिसीजन होगी, खुद का पैसा होगा, तो शायद बेटर रिटर्न के साथ बेटर रिजल्ट भी मिल सकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूँ गोल्डन रूल को अप्लाई करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि अच्छे रेट मिल रहे हैं तो प्रॉफिट को बुक करना चाहिए और रिस्क को हमेशा मिनिमाइज करते रहना चाहिए। मिनिमाइज के लिए कुछ बातें हैं जो कि खासकर हम लोग अक्सर यूज किया करते थे, कि सोचते हैं अच्छा हम तो हेज कर लेंगे। हेज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि नहीं है? क्योंकि हम एक डैम नहीं बना सकते, हम मार्केट को मूव नहीं करा सकते। मार्केट को मूव कौन करा सकता है? एफआई, डीआई, जिनके पास करोड़ों अरबों के फंड पड़े हैं बैंक के अंदर और कैश में, वही काम करा सकते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर। यदि आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।